तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे गॉड ने बहुत बुरी जिंदगी दी। वो पूरी जिंदगी भर बीमार रहा और आखिर में आकर मर गया, लेकिन गॉड उसे एक मौका देते हैं दूसरी दुनिया में रेनिकार्नेट होने का। उसे एक ऑलमाइटी टूल देते हैं जिसका यूज करके वो किसी भी फार्म को मिनटों में क्रिएट कर सकता है और इस टूल की मदद से वो किसी भी जानवर को एक हिट में ही मार सकता है। इसी टूल का यूज करके हिराकू इन सभी लड़कियों को कंट्रोल कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत बड़ी बीमारी के कारण 49 की एज में ही गुजर चुका है। इस वक्त वो गॉड के सामने खड़ा है और गॉड उसे इतनी बुरी लाइफ देने के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम किसी भी वर्ल्ड में जा सकते हो और अपनी मनपसंद स्किल को चूज कर सकते हो। हिराकू बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत ही बेकार गुजरी है, इसलिए मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूँ, फार्मर बनना चाहता हूँ। गॉड मान जाते हैं, लेकिन वो उसे गिफ्ट के तौर पर एक ऑलमाइटी टूल भी दे देते हैं जिसे वो किसी भी फार्मिंग टूल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब कुछ ही सेकंड में हिराकू को एक दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। यहाँ आने के बाद हिराकू बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी जो पिछली लाइफ थी वो बहुत बुरी गुजरी थी। वो पूरे दिन बीमार रहता था, लेकिन अब वो अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। जिसके बाद हिराकू अपने ऑलमाइटी टूल को समन करता है, उसे टेस्ट करने लगता है क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ड्रीम लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन उसके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं जिनसे उसे बचना होगा और जल्द ही उसे पानी को भी ढूंढना होगा। अभी हिराकू को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसे वो लैंडमार्क की तरह यूज करेगा और वो पानी को ढूंढने के लिए वाटर डांसिंग टेक्निक का यूज करता है, लेकिन उसे करने में सालों लग सकते हैं। जिस वजह से हिराकू प्लान बी का यूज करता है और वो सीधा जमीन के नीचे से पानी ढूंढने लगता है। वो जमीन को खोदने लगता है और हम देखते हैं कि कुछ ही समय में उसे पानी मिल जाता है और ये कमाल शायद ऑलमाइटी टूल का है जिसे यूज करते वक्त उसे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती। वो सोचता है कि उसे पानी तो मिल गया है, लेकिन उसे जल्दी खाने का बंदोबस्त भी करना होगा। लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए वो खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाता। वैसे भी एक इंसान बिना कुछ खाए पिए 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है, जिस वजह से वो खाने को भूलकर उस पूरी जगह को साफ करने स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी बीच एक पेड़ उसके सामने आ जाता है और अब हिराकू को पूरी की नॉलेज थी उस पेड़ को काटने की, जिस वजह से उसे पेड़ काटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पेड़ को काटता है उसके ऑलमाइटी टूल की वजह से वो पेड़ एक ही बार में कट जाता है। अब वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो उन्हें लकड़ी के शेप में बदल देता है। यूज वो बाद में घर बनाने के लिए यूज करेगा। वो देखते हैं कि उसे काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और रात हो जाती है। उसे रोशनी चाहिए, इसलिए वो आग जलाने की कोशिश करता है। उसके पास मैग्नीफाइंग गिलास तो होता है, लेकिन सूरज ऑलरेडी डूब चुका है। वो कहता है कि मैं रात के टाइम को भी वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पर कुछ घर के सामान को बनाने लगता है। और हमने जितना सोचा था ये जगह उतनी भी ज्यादा डार्क नहीं होती है क्योंकि इस वर्ल्ड में दो मून्स हैं। अब अगले दिन हिराकू अपने आसपास की जगह को साफ करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही वो आग को जला लेता है क्योंकि उसे आज की रात भी अंधेरे में नहीं गुजारनी। अभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हिराकू के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो उसे एक ही हिट में खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर का मीट अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन सर्वाइवल के टाइम पर टेस्ट मैटर नहीं करता। अब उसे खाना बाहर निकालने के लिए एक टॉयलेट की जरूरत होती है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होने वाला है, लेकिन इस तरह से खुले में टॉयलेट करना उसे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो थोड़ी सी और मेहनत करके उसे चारों ओर से घेर देता है। वो यहाँ पर जानवरों को खाकर उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, इसलिए उसे अलग अलग वेजिटेबल को फार्म करना होगा और इसके लिए उसे खेत की जरूरत होती है। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उस काम को स्टार्ट कर देता है। अभी उसे एहसास होता है कि वेजिटेबल्स को उगाने के लिए उसके पास तो बीज ही नहीं है और बीज के बिना वो वेजिटेबल को फार्म नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा और उसका पूरा टाइम भी यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। लेकिन जब अगले दिन वो देखता है तो वहाँ पर काफी सारे पौधे उग चुके थे और ये काम शायद उस ऑलमाइटी टूल का है और उसे उस जगह को बाहर के जानवरों से भी प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए होगा। वो बाहर की ओर गड्ढा खोदने लगता है और अंदर की ओर कुछ इस तरह से लकड़ियों को लगा देता है और इसी तरीके से वो उस पूरी जगह को प्रोटेक्ट कर देता है और उसे इस पौधों को भी खराब नहीं होने देना, इसलिए उसे उनके ऊपर भी डेली पानी डालना होगा। अब हिराकू को घर बनाने की टेक्निक्स भी आती हैं जिसका यूज वो यहाँ पर घर बनाने के लिए करेगा और डेफिनेटली इस घर का डिजाइन अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में उसके पास एक आलीशान घर होने वाला है। अब अगले दिन हिराकू को कुछ डॉग्स दिखते हैं जिन्हें शायद मदद की जरूरत थी, इसलिए वो उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है और उसने थोड़ी देर पहले एक बेरोन को मारा था जिसका मीट उन डॉग्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उनमें से एक फीमेल डॉग भी होती है जो कि दिखने में बहुत मोटी लग रही थी, जिसका मतलब तुम लोग यहाँ पर समझ चुके होगे। अभी अचानक से उस फीमेल डॉग को पेन होने लगता है। अब हिराकू को उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उन्हें अपने घर पर रख देता है। उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वो अपने पुराने वाले घर पर चला जाता है और उसके घर के बाहर हिराकू ने एक कैंप फायर लगा दिया है ताकि कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक न कर सके। अब अगले दिन जब हिराकू
हिराकू सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसने बच्चे दे दिए हैं। अब ये पपी काफी ज्यादा क्यूट होते हैं, जिस वजह से वो अपने लिए एक नया घर बना लेता है कि अब वो अपने पुराने घर को और ज्यादा यूज नहीं कर सकता। अब हमें पता चलता है कि वो वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं और इनकी वजह से खेत भी सुरक्षित रहता है और वो फार्मिंग में भी मदद करते हैं। जिसके बाद वो उस लड़के का नाम कुरु और लड़की का नाम यूकी रख देता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाने वाली है और वो फॉरेस्ट आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। और अब हमें पता चलता है कि ये वही फॉरेस्ट है जिसमें हिराकू इस टाइम पर रह रहा है। अब हमें गोड को दिखाया जाता है जो कि उससे माफी मांग रहा था कि मैंने उसे गलती से फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया है जहाँ पर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। दूसरी तरफ हम हिराकू को देखते हैं जिसने गोड का एक स्टैचू बनाया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे अलग अलग वेजिटेबल उग चुके हैं और ये वही वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें उसने काम करते वक्त सोचा था। इसका मतलब है कि वो फार्म करते वक्त जिस वेजिटेबल को सोचेगा वो यहाँ पर उग जाएगी, जिसके बाद वो बीज के बारे में सोचकर फार्म करने लगता है। यहाँ पर बीज के पेड़ ही उगने लगते हैं, लेकिन ऑलमाइटी टूल की वजह से ये पौधे 10 गुना ज्यादा तेजी से उगने लगते हैं। जिसके बाद वो बाहर जाकर कुछ अलग पौधों को उगाने लगता है, लेकिन इन पौधों को बड़ा होने में सालों लग जाएंगे, जिस वजह से उसे नॉर्मल खाना ही खाना पड़ता है। लेकिन अगर उसके पास साल्ट होता तो ये खाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन सकता था। अभी हम देखते हैं कि हिराकू के पास जो डॉग्स हैं उनके सर पर हॉर्न भी उगने लगते हैं और इन डॉग्स को हिराकू के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, जिस वजह से उसे बहुत ही कम घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। जिसके बाद फाइनली उसे एक रिवर मिल जाता है, लेकिन ये जगह घर से बहुत दूर है, जिस वजह से वो यहाँ पर भी एक टॉयलेट बना देता है। लेकिन हिराकू को उस पानी को घर तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा टनल बनाना होगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब है कि उसे सर्दियों के लिए खाना स्टोर करके रखना होगा और सर्दियों के लिए वो रैबिट की स्किन को पहनकर देखता है, लेकिन उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। जिसके बाद हिराकू यहाँ पर अपने एक दोस्त को लेकर आता है जिसे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद वो उसका नाम जाबोटार रख देता है और सिर्फ वो उसे कुछ पोटैटोस के लिए यहाँ पर कुछ किलोस बनाकर देगा जो कि विंटर्स में काफी काम आने वाला है। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे सामान होते हैं जो कि उसकी डेकोरेशन में बहुत काम आने वाले हैं। उसे बहुत अकेला फील होने लगता है। वो सोचता है कि काश उसके पास कोई पार्टनर होता सर्दियों को बिताने के लिए। सर्दियों के बीत जाने के बाद हमें पता चलता है कि जाबूटान के काफी सारे बच्चे हो चुके हैं और वो सारे डोज भी काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो सारे डोज घर को छोड़कर जाने लगते हैं। तब हिराकू सोचता है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो अपने पार्टनर के साथ वहाँ पर वापिस आ जाते हैं और एक डॉग को देखकर तो लगता है कि उसने बीच में फाइट भी किया है। लेकिन तभी जाबूटान अलार्म को बचाने लगता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ बड़ा खतरा आ रहा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये असल में एक लड़की है। अब हिराकू उसकी मदद करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी ये लड़की अपने असली फॉर्म में आ जाती है और हिराकू को काट लेती है और ये देखकर सभी डॉग्स उसको काटने लगते हैं। वो लड़की बताती है कि वो असल में एक वेम्पायर है और वो इस जंगल में अपना रास्ता खो चुकी है। उसे अपने आप को हील करने के लिए हिराकू के ब्लड की जरूरत थी, इसलिए उसने हिराकू को काटा था। ये सुनकर हिराकू उसे अपना खून पीने की परमिशन दे देता है और उसका खून पीने के बाद वो अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों फार्म में घूमने लगते हैं और उस लड़की को हिराकू के फार्म की वेजिटेबल बहुत पसंद आती है और हिराकू को भी यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि फाइनली इतने टाइम बाद उसे एक लड़की के साथ बात करने का मौका मिला है। अब रात हो जाती है जहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि लुलू लुलूसी होता है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं इसे सिर्फ लूसी कहूंगा। अभी लूसी हिराकू से पूछती है कि क्या वो अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए थोड़े और दिनों तक यहाँ पर रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कि उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हिराकू उसे एक प्रपोजल देता है और उसे हमेशा उसके साथ रहने को बोलता है और ये सुनकर वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि ये हिराकू ने उससे अचानक से ही पूछ लिया था। हिराकू कहता है कि उसे उसके वेम्पायर होने से कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो बस यहाँ पर रहने के लिए एक पार्टनर चाहिए। अभी हिराकू समझ जाता है कि लूसी ने उसकी बातों को गलत मतलब निकाल लिया है, लेकिन हिराकू इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता और उसे अपना पार्टनर बना लेता है। अब अगले दिन लूसी बहुत छोटी हो जाती है। वो बताती है कि रात में उसने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था जिस वजह से उसका स्टेमिना खत्म हो गया है। अभी हिराकू उससे कहता है कि तुम मेरी विलेज की पहली मेंबर हो। ये सुनकर लूसी पूछती है कि क्या ये एक विलेज है। हिराकू कहता है कि अभी ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में इसे एक विलेज बनाना चाहता हूँ। लूसी के यहाँ होने से हिराकू को बहुत फायदा होता है। वो उसकी काम में मदद करती है, जैसे कि वो यहाँ पर काफी सारे हर्ब्स को उगाती है जो कि चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब उसके साथ खाना खाते वक्त हमें पता चलता है कि गड्ढे करते वक्त एक लेयर होती है, उसी लेयर को पिघलाकर साल्ट बनाया जाता है, लेकिन ये चीज उसे पहले पता
पता नहीं थी। अब लूसी अपनी पावर का यूज करके घर में उजाला कर देती है। अब लूसी और हिराकू रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ज़ाबुटान बेल को बजाने लगता है। हमें पता चलता है कि इस बार भी यहाँ पर एक लड़की फंस चुकी है, जिसे देखने के बाद लूसी यहाँ से भागने लगती है। वो लड़की अपनी पावर का यूज करके अपने आप को क्लीन कर लेती है और लूसी को डांटने लगती है, जिस वजह से सारे डॉग फिर से उसे काटने लगते हैं। अब वो सब लोग हिराकू के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, जो कि टिया होता है। और वो असल में एक एंजल है, जो कि नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और वो यहाँ पर लूसी को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसने एक राजा के महल को बर्बाद कर दिया और लूसी को पकड़ने के लिए उसके ऊपर लाखों का इनाम रख दिया है। लेकिन लूसी कहती है कि वो यहाँ पर बहुत बदल चुकी है और जो यहाँ पर लड़का बैठा है ये असल में उसका हस्बैंड है। और ये बोलते वक्त वो बहुत शर्माने लगती है और अब वो टिया को अपने साथ रहने को बोलती है, लेकिन टिया कहती है कि यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए वो उनके साथ यहाँ पर नहीं रह सकती। लूसी भी इस बात से एग्री करती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। अब लूसी टिया को सारे प्लांट्स को दिखाने लगती है, जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। लेकिन ज़ाबुटान को देखने के बाद टिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हिराकू उन्हें वेजिटेबल्स को काटना सिखाता है और गोभी पर थोड़ा साल्ट डालकर उन्हें खाने देता है। और उन्हें पता नहीं था कि ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी स्वादिष्ट होती हैं। जिसके बाद रात में लूसी टिया को वहाँ रहने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर टाइम को स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक दिन टिया बोलती है कि उसे यहाँ के स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद आ चुके हैं और वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉबेरी को उगाना चाहती है। तब हिराकू बोलता है कि हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए और भी ज्यादा लोगों की मदद पड़ेगी। तभी वो नोटिस करता है कि उसके डोज की तादाद और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और उन्हें रखने के लिए उसे एक नई जगह की जरूरत है। इसके बाद हिराकू उन्हें एक नई जगह बनाकर देता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुटान के और भी ज्यादा बच्चे हो चुके हैं और पुराने बच्चे उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। फिर टिया कहती है कि उसे एक जरूरी काम है, जिस वजह से उसे इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो यहाँ पर काफी सारी लड़कियों के साथ वापस आ जाती है और ये सारी लड़कियां हिराकू के विलेज में रहना चाहती हैं और यहाँ रहने के लिए उनकी एक वजह है। दरअसल पहले वो जिस गांव में रहा करते थे वो गांव इस टाइम पर तबाह हो चुका है। अब हिराकू बोलता है कि उनके यहाँ रहने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके रहने के लिए हमें एक नया घर बनाना पड़ेगा। अभी लूसी उन सभी को अपने डॉग से मिलवा देती है, जिसे देखकर वो सभी लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और ज़ाबुटान से मिलने पर भी वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और तुम्हें बता दूं कि ये सब लोग एल्व्स हैं, जो कि जंगलों में रहा करते थे। अब ये लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं और हिराकू को यहाँ पर ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये लड़कियां कार्टोग्राफी के मामले में काफी माहिर हैं। जिसके बाद ये लोग बहुत जल्दी अपने नए घर को बना लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। इस घर को देखकर हिराकू जलने लगता है और बोलता है कि मैं बाद में इससे भी अच्छा घर बनाऊंगा। अब ये लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि इन्हें गार्लिक्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी हिराकू उन एल्फ से कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे लगता था कि एल्फ को जंगल में रहना और बेरीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है और रात होने के बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन तुम लोग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तभी एल्फ कहती हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है और वो बोलती हैं कि यहाँ पर रहने के बदले में हम लोग यहाँ पर ब्लैक स्मिथ और माइनिंग का काम करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें ब्लैक स्मिथ का काम भी बहुत अच्छे से आता है और ये चीज उसके लिए बहुत फायदेमंद भी होती है। अब अगले दिन एल्फ उसे बताते हैं कि उनके पास बहुत ही हाई क्वालिटी का ईस्ट है, जिसका यूज करके वो लोग ब्रेड्स को बना सकते हैं। लेकिन हिराकू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बाकी लोगों को भी ये चीज बहुत पसंद आता है। हिराकू कुछ सोचने लगता है और लूसी से बोलता है कि वो लोग इस टाइम पर जिस जगह पर रह रहे हैं, क्या इस जगह का कोई और मालिक भी है। लूसी बताती है कि इस जगह का मालिक एक डीमन लॉर्ड है। अब ये सुनने के बाद हिराकू काफी शौक होता है, लेकिन लूसी कहती है कि क्योंकि इस जगह को तुमने अकेले साफ किया है, इसलिए इस जगह के मालिक अब तुम हो। तभी यहाँ पर रात हो जाती है और वो सारी लड़कियां मिलकर आपस में बात करने लगती है। हिराकू तो बहुत अजीब है, क्योंकि उसे इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और ये जगह भी कितनी ज्यादा अजीब है और उन्हें पता नहीं था कि जंगलों के बीच इस तरह से फार्मिंग की जा सकती है। लेकिन वो लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली उन्हें रहने के लिए एक जगह मिल रही है और यहाँ का मालिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम लोगों को याद ही होगा कि हिराकू ने बहुत पहले ही पानी को ढूंढ लिया था और उसे घर तक ले जाने के लिए डिसीजन भी ले लिया था, क्योंकि अब उनके पास वर्कर्स भी आ चुके हैं। तो वो लोग इस काम को स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने एक गड्ढा भी बना लिया है, जहाँ पर उनका सारा पानी स्टोर होने वाला है। अब उन्हें इसके बाद को भी बनाना होगा और इस काम के लिए स्टोन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उनके पास ज्यादा स्टोन नहीं है। इस गड्ढे को खोदने की वजह से यहाँ पर काफी सारी मिट्टी जमा हो जाती है, तो ये लोग मिट्टी को बात बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो लोग मिट्टी की जगह पर लकड़ी को भी यूज कर सकते थे, लेकिन उससे पानी लीक होने की चांस बहुत ज्यादा है। इसके बाद ये सब लोग बात को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इस काम में एल्फ ने हिराकू की बहुत ज्यादा मदद की है, जिस वजह से उसने जितना सोचा था ये काम उससे भी
ही ज्यादा जल्दी पूरा हो गया। इस काम के दौरान एक फिश उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो अगले ही पल उनका खाना बन जाती है। इस खाने को देखकर एल्फ बहुत घबरा रहे थे और लूसी और टिया ने भी इस खाने को पहले कभी नहीं खाया, लेकिन हिराकू को खाते देख वो लोग भी इस चीज को ट्राई करते हैं और सबको ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। अब अगले दिन जब ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे तभी ज़ाबुटान अपने साथ एक बी को लेकर आता है। एक्चुअली ये एक क्वीन बी है और बाकी बी इससे भी छोटी होती हैं। जिसके बाद हिराकू बी के लिए भी एक घर को बना देता है। इस काम के दौरान टिया हिराकू से बात करने के लिए आती है, लेकिन वो बी को देखकर यहाँ से भाग जाती है। अब इन बी की मदद से हम यहाँ पर हनी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास वाटर सोर्स भी आ चुका है, जिसका मतलब है कि अब फाइनली बीन्स की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अलग तरीके के फार्म की जरूरत होगी, जिस वजह से हिराकू जल्द ही इस काम को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो खेत को पानी से भर देता है, जो कि बीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे अगले पार्ट के लिए हमें एल्स की जरूरत पड़ेगी। पहले तो ये काम करने में बहुत नखरे कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें काम करने में मजा आने लगता है और ज़ाबुटान यहाँ पर वॉचमैन का काम कर रहा होता है। हमने जितना सोचा था ये फार्म उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर होता है। बारी आती है इन सभी चीजों को हार्वेस्ट करने की और एल्स ये काम काफी तेजी से कर रहे थे। तभी हिराकू सोचने लगता है कि वो इन सारी चीजों को टीवी पर देखा करता था और उसका ऐसे कामों में मन लगता था और आज फाइनली उसे ये काम करने का मौका मिल रहा है। अब उसे और भी ज्यादा तेजी से काम करना होगा, जिसके बाद वो जल्द ही उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसे पीसने लगते हैं। बेसल की मदद से उसे क्लीन करने के बाद उनका राइस यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब फाइनली टाइम आता है इन्हें कुक करने का और उसे पकाने के बाद ये लोग इसका मजा ले सकते हैं। उसी आग जलाकर उसकी मदद करती है और यहाँ पर साले एल्स मिलकर सोच रहे थे कि पता नहीं आज उन्हें कौन सा स्पेशल खाना मिलने वाला है। अब वो राइस को तो बना लेते हैं, लेकिन उनका राइस बॉल बनाने के बाद ये और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लूसी और टिया सोच रही थी इतनी मेहनत करने के बाद पता नहीं ये खाना अच्छा बन पाएगा भी या नहीं। अब एल्फ को ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन तभी लूसी देखती है कि हिराकू ने इसके अंदर फिश को भी डाला है, जिस वजह से इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब हिराकू भी उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो देखता है कि सारे राइस बॉल यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और सभी एल्फ ने दो राइस बॉल ले रखे हैं। इस वजह से उसे एक दाने को ही खाना पड़ता है। अब अगले दिन खेती करने के बाद हमें पता चलता है कि सभी एल्फ मैजिक टेक्निक का यूज करके अपने आप को साफ कर लेते हैं, लेकिन हिराकू मैजिक टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, जिस वजह से वो जलने लगता है और डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर एक बात बनाएगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होने वाला है। यहाँ पर पानी गर्म होने वाला है और इस टब में पानी को होल्ड किया जाएगा और यहाँ पर हम अपने शरीर को भी साफ कर सकते हैं। अब वो लोग पुराने पाइपलाइन का यूज करके वहाँ पर पानी ले आते हैं और इस चिमनी को उन्होंने हैमर और मैट का यूज करके बनाया है। उसने यहाँ पर कुछ टूल्स को भी सजा रखा है ताकि इससे थोड़ा रियलिस्टिक फीलिंग आ सके। ये उनका फेवरेट बात होने वाला है, जहाँ पर ये सब लोग मिलकर नहाने वाले हैं और इसके हमारे मेन कैरेक्टर पूरे मजे लेगा और इससे हिराकू बिना मैजिक टेक्निक की यूज किए भी अपने आप को साफ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर वो पानी को नदी में फेंक देगा तो इससे पानी गंदा हो जाएगा, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर स्लाइम का यूज करते हैं, जो कि किसी गंदी चीज को आराम से खा लेते हैं। और स्लाइम कोटियां यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन इससे पहले हिराकू को लगता था कि स्लाइम बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और एक टाइम पर ये इंसानों पर राज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब रात हो जाती है और हिराकू सबको समझा रहा था कि इस बात को किस तरह से यूज किया जाता है। इन सब लोग यहाँ पर कंफ्यूज लग रहे थे। वो बोलते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक डेमो देखना है, जिसके बाद वो लोग सब कुछ समझ जाएंगे। अब हिराकू एक टॉवल पहनकर अपने आप को अच्छे से साफ कर लेता है और पानी में उतरते ही वो यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और सोचता है कि कितने टाइम बाद उसे बात करने का मौका मिल रहा है। वो सारी लड़कियां अपने कपड़े उतार देती हैं और बात में आने लगती हैं और बोलती हैं कि ये बात तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। हिराकू यहाँ पर थोड़ा शर्माने लगता है और सोचता है कि शायद उसे अपने लिए एक नया बात बनाना पड़ेगा, लेकिन तभी वो लड़कियां बोलती हैं कि तुम इतने मतलबी क्यों हो, तुम्हें अपनी चीजों को हमारे साथ शेयर करना चाहिए। अब वो यहाँ पर क्या शेयर करने की बात कर रही है ये तो तुम लोग समझ ही गए होंगे। अब अगले दिन वुड को कलेक्ट करते वक्त वो सोचता है कि यहाँ पर काफी सारे मशरूम उग गए हैं, लेकिन मशरूम के ऊपर सारी लड़कियों का ओपिनियन अलग अलग होता है, इन्हें खाना नहीं चाहिए और कोई बोलता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हिराकू को मशरूम खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा मशरूम को उगने देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी ज्यादा एल्स रहने के लिए आ चुके हैं। वो एल्स कहते हैं कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आज से करीब 200 साल पहले उनके ऊपर एक अटैक हुआ था, जिसके बाद से वो लोग ऐसे ही जंगल में घूम रहे हैं। अब उन्हें हिराकू रहने की परमिशन तो दे देता है, लेकिन उन्हें रहने के लिए एक नए घर की जरूरत पड़ेगी। अब हमें कुरे के पास्ट को दिखाया जाता है। वो कहता है कि वो पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो कि उसे हरा सकता था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात यूकी से होती है और वो काफी आसानी से उसे हरा देती
है, जिसके बाद वो दोनों अपने सफर को एक साथ स्टार्ट कर देते हैं। जंगल में काफी सारे जानवरों के पास अपने खुद के बच्चे भी होते हैं, तो वो दोनों सोचते हैं कि उनके पास भी बच्चे होने जरूरी हैं। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात गैफरल बियर से होती है और उसके एक अटैक से ही वो दोनों के सर के सींग टूट जाते हैं। इस अटैक की वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों शिकार भी नहीं कर पाते। और उन्होंने इससे पहले भी लोगों को बहुत बुरी हालत में देखा था, लेकिन इस चीज को देखकर वो दोनों शौक होते हैं कि जंगल के बीच में भी कोई आदमी रह सकता है। लेकिन इस टाइम पर उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो आदमी भी उन्हें काफी आसानी से हरा सकता है। लेकिन वो उन्हें अपने घर आने की परमिशन देता है और उन्हें बुरान का मीट भी खाने के लिए देता है। लेकिन ये दोनों इस चीज को देखकर काफी शौक होते हैं कि इस जैसा कमजोर लड़का आखिर एक बुरान को कैसे हरा सकता है, जबकि उनके पास भी बुरान से लड़ने की हिम्मत नहीं है। धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं और हिराकू उनका नाम भी रख देता है। हिराकू का खाना ही बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसके बाद कुरु उसे अपना मास्टर बना लेता है। तभी कुरु कहता है कि शायद मेरे मास्टर को पता भी नहीं है कि मुझे इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है और हम लोग इस जंगल की सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। हमारी टीम को जाबिटान और काफी सारी लड़कियां भी ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मास्टर उन्हें आज भी उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं जितना कि वो पहले करते थे। वो लोग एक साथ रहने के लिए एक बड़े से घर को बनाने वाले हैं, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर घर बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग एक बड़े से गड्ढे को खोदने लगते हैं जहाँ पर उनका स्टोर रूम होने वाला है। लेकिन एल्स कहती हैं कि इतने में हमारा काम नहीं होने वाला है, तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ा गड्ढा खोदना होगा। लेकिन आखिर में ये लोग घर को बड़ा और आलीशान बना देते हैं, जिस पर लूसी कहती है कि इस घर को मैंने और टिया ने मिलकर डिजाइन किया है, इसे आलीशान तो होना ही था। अब इस घर में जाने के बाद वो लोग मेन हॉल में पहुंच जाते हैं और इसके साइड में एक डाइनिंग रूम भी बनाया गया है जहाँ पर सभी लोग मिलकर खाना खाएंगे। और इसके अपोजिट में हिराकू के रूम को ही बनाया गया है और एक ऐसा रूम जहाँ पर दो लोग अपने स्पेशल काम को कर सकते हैं। और इस रूम को देखकर लूसी कहती है कि फाइनली उसे वो काम करने को मिलेगा जो वो हमेशा से करना चाहती थी। और दूसरी तरफ हमारा बेसमेंट भी बन चुका है जहाँ पर वो काफी सारी चीजों को रखने वाले हैं। और उसने घर के सामने कुरु और युगी के स्टेचूज को भी लगा दिया है क्योंकि वो यहाँ के सबसे पहले मेंबर हैं। अगले दिन लूसी कहती है कि आज उनका कुछ स्पेशल खाने को मन कर रहा है, जिस पर हिराकू बोलता है कि आज मैं कड़ी नाम की एक स्पेशल डिश को बनाने वाला हूँ। लेकिन हिराकू यहाँ पर थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब वो लोग गार्डन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हिराकू ने कई सारे अलग अलग मसालों के पेड़ को लगाया है। यह सिलिमटो, इसके स्मेल बहुत अच्छी होती है लेकिन पता नहीं उसके डॉग इससे क्यों डरते हैं। और ये है टुरमेरिक, ये फूड में कलर बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले इस मसाले को अच्छे तरीके से सुखाया जाता है और ये काम हिराकू लूसी को देता है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से उसे सुखाने लगती है। और इसके अलावा भी वहाँ पर काफी सारे मसाले हैं जिसे वो खाना बनाने के लिए यूज करेगा। बारी आती है खाना बनाने की और इस काम में एल्स हिराकू की मदद करेंगे क्योंकि टिया और लूसी को कुछ जरूरी काम था। अब उनके बिना हिराकू अच्छे से काम तो कर रहा था लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो ऐसी चीज है जिसे वो भूल रहा है। अभी उसे याद आता है कि वो कड़ी के चक्कर में नान बनाना तो भूल ही गया। लेकिन तभी यहाँ पर लूसी और टिया आती हैं। वो देखती हैं कि सभी एल्स और डॉग हिराकू के काम को बहुत मन लगाकर देख रहे हैं। अब हिराकू यहाँ पर नान बनाने के काम को स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही जल्दी इस काम को फिनिश भी कर देता है। अब रात में ये सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और सभी को ये खाना बहुत पसंद आता है। और टिया तो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे हिराकू के खाने का एडिशन लग चुका है। जल्दी सर्दियां भी आने वाली हैं, जिस वजह से उन्हें अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हिराकू एक बॉक्स में वेजिटेबल को रख देता है, उसे कपड़े से कवर करके स्नो से ढक देता है और ऐसा करने से उनका खाना कई दिनों तक चल सकता है। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे वुड को भी कलेक्ट किया है ताकि आग जलाने के लिए उन्हें बार बार बाहर न जाना पड़े। ठंड के टाइम पर उसके डॉग भी शिकार करने के लिए नहीं जा सकते, जिस वजह से वो मीट पर भी काफी सारा स्मोक लगाने लगता है जिससे कि ये मीट काफी समय तक ठीक रह सकता है। और दूसरी तरफ जाबुटान सर्दियों के लिए हाइबरनेशन करने के लिए चला जाता है, इसलिए हिराकू उससे पहले ही काफी सारे ब्लैंकेट को बनवा लेता है और उसके बदले में उसे काफी सारे पोटैटोस भी दे देता है। तभी हिराकू को पता चलता है कि लूसी अपनी मैजिक पावर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। रात में हिराकू लूसी से पूछता है कि तुम लोग अपने मैजिक को किस तरह से यूज करते हो, मैंने भी इसे करने की कोशिश की थी लेकिन ये मुझसे नहीं हुआ। लूसी कहती है कि ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिराकू कभी भी मैजिक टेक्निक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो असल में एक इंसान है और इंसान मैजिक टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। हिराकू कहता है कि मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे फार्मिंग और खाना बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। लेकिन लूसी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक इकलौते ऐसे इंसान हो जिसने फॉरेस्ट ऑफ डेथ में रहने की हिम्मत दिखाई है। अब थोड़े टाइम बाद सर्दियां यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। तब हिराकू सोचता है कि वो घर पर इस तरह से बैठकर बोर हो जाएगा, उन्हें बोर्ड गेम को ट्राई करना चाहिए। वो सब लोग चेस को खेलेंगे जहाँ पर ब्लैक और व्हाइट कलर के पीसेस होते हैं
हैं। और इस गेम में दो कलर के बीच कोई तीसरा कलर आ गया तो वो भी दूसरे कलर के बराबर हो जाएगा। तो गेम के खत्म होने पर जिसका कलर सबसे ज्यादा होता है वो जीत जाता है। अब टिया और लूसी एक दूसरे को इस गेम के लिए चैलेंज कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद लूसी उस गेम को हारने वाली थी, जिसके बाद वो इस पूरे बोर्ड को ही पलट देती है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि टिया अपनी मैजिक पावर का यूज करके उन पीसेस को वापस से अपनी जगह पर ले आती है। दूसरे रूम में हम देखते हैं कि डॉग्स भी चेस को खेल रहे थे, जिसे देखकर हिराको थोड़ा हैरान होता है क्योंकि डॉग्स को भी गेम के रूल अच्छे से समझ आ रहे थे। अब बोर्ड गेम को खेलकर वो लोग बहुत बोर हो जाते हैं, जिस वजह से वो एक और गेम का सेटअप कर देता है। इस गेम को वो सभी लोग काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अब इसी तरीके से वो साथ खाना खाते हुए और गेम खेलते हुए अपनी पूरी सर्दियां गुजार देते हैं। इसके बाद वो फाइनली अपने घर से बाहर आ जाता है और उन्हें पता नहीं था कि इतना बड़ा सरप्राइज उनके लिए वेट कर रहा है। उनके गांव के बाहर एक बहुत बड़ा ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है। वो ड्रैगन फायरवॉल का यूज करके उनके गांव पर अटैक करता है, लेकिन लूसी और टिया अपनी मैजिक पावर का यूज करके उसे बचा लेते हैं। तभी हिराको सोचता है कि उसने कितनी मेहनत करके इस गांव को बनाया है, वो उसे ऐसे ही तबाह होने नहीं देगा। इतना बोलकर वो एक स्पीयर को समन करता है और ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो उसके ऊपर एक और अटैक करता है और ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके बाद वो ड्रैगन खत्म हो जाता है। अब हिराको की टीम इस ड्रैगन को देखने के लिए चली जाती है। हिराको सोचता है कि इतना बड़ा जंगल होने के बाद भी उसने सिर्फ हमारे गांव के ऊपर ही अटैक क्यों किया है? इस ड्रैगन को किसी ने हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा है? लेकिन लूसी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ड्रैगन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये जरूर एक जंगली ड्रैगन होगा जो कि अपना रास्ता भूल गया है, जिस वजह से उसने हमारे ऊपर अटैक किया होगा। अभी हिराको कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत भूख लग रही है, क्या हम इस जंगली ड्रैगन को खा सकते हैं? अब हमें हमारे पड़ोसी विलेज को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ड्रैगन इंसान से बात कर रहा होता है। वो इंसान बोलता है कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए, उसने उस ड्रैगन को बहुत आसानी से हरा दिया है और अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो वो तुम्हें भी मार देंगे। अब हमें पड़ोसी के एक और गाँव को दिखाया जाता है। यहाँ के जनरल का नाम बेजल है, उसके साथ यहाँ पर दो और पार्टनर्स होते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ के राजा ने उस ड्रैगन को एक ही हिट में मार दिया है और वो हमारे किंगडम को भी खत्म कर देंगे। अब दूसरी तरफ हिराको ड्रैगन के मीट का यूज करके अलग अलग खाने को बना लेता है और उन सभी को वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। टिया बोलती है कि हिराको ने जिस अटैक का यूज किया था, क्या वो अटैक हमारी शील्ड को भी तोड़ सकता है? लूसी कहती है कि उस अटैक के सामने हमारी शील्ड कुछ भी नहीं है। अब हिराको ने काफी सारे अलग अलग खाने को ट्राई किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो उसने ट्राई नहीं किया है। वो ग्रेप्स का यूज करके वाइन के बनाने का डिसीजन लेता है और इन एल्फ को वाइन का मतलब बहुत पहले से पता था, जिसके बाद वो लोग मिलकर बहुत सारे ग्रेप्स को इकट्ठा करते हैं। अब हिराको एक मशीन को बना लेता है जिस पर सिर्फ इन लड़कियों को चलना होगा, लेकिन थोड़ी देर ट्राई करने के बाद वो लोग गिनने लगते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर गाना गाएंगे, नाचेंगे। इसके बाद हमारे पास काफी सारे जूस कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी इसका वाइन बनने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। अब अगले दिन ज़ाबुटान फिर से बेल को बजाने लगता है। इसका मतलब है कि फिर से उनके ट्रैप में कोई फंस चुका है और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो असल में एक लड़की है जिसका नाम फिलोरा है और ये असल में लूसी की छोटी बहन है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाते हैं और फिलोरा को वहाँ का खाना और इको सिस्टम बहुत पसंद आता है और वो इनके ऊपर रिसर्च को स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी वहाँ से चली जाती है। और अब सीन चेंज होता है और हम गोड को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से माफी मांग रहा था। गोड की बेटी कहती है कि आपने मेरी बिना परमिशन के मेरे ऑलमाइटी टूल को एक इंसान को क्यों दे दिया? अब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि हिराको ने जो स्टैचू बनाया है उसमें एक बुड्ढे का स्टैचू भी है, कि उसकी जगह पर उसके स्टैचू को होना चाहिए था। अब एक महीने बाद फिलोरा वापस से हिराको के पास आती है और अपने साथ कई सारी मेड्स को लेकर आती है और कुछ गाय को भी, जिनसे वो दूध निकाल सकते हैं। और ये मेड उससे कई सारे घर के काम को करने वाली है। इन मेड का सफाई करने का तरीका और बात करने का ढंग बहुत ही प्रोफेशनल होता है, लेकिन उन्हें खाना बनाना नहीं आता। अब हिराको उन्हें बताता है कि किस तरह से खाना बनाया जाता है। अब उन मेड्स को वो तरीका बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो सारी मेड अलग अलग खाने को बनाने लगती है। लेकिन तभी टिया को रियलाइज होता है कि सारी लड़कियों के अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उससे ग्रुप का कोई मेंबर नहीं है। जिसके बाद टिया अपने गांव जाकर वहां से काफी सारे मेंबर्स को लेकर आती है और साथ ही वो गिफ्ट के तौर पर एक मुर्गी को भी लेकर आती है। अब ये देखकर हिराको बहुत खुश होता है क्योंकि वो इन गायों से दूध को कलेक्ट कर सकता है और इन मुर्गियों से उसे अंडे भी मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर टाइप के लोग होते हैं जिन्हें विजार्ड कहा जाता है और ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हें वो हार्ड वर्क के दौरान यूज कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे एंजल्स भी होते हैं जो कि ड्रैगन के अटैक के बाद से गांव को बाहर से प्रोटेक्ट करेंगे। तो बाहर की ओर अच्छे से छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे एल्व्स हैं जो कि हमारे गांव में रहना चाहते हैं और उन्हें वहाँ रखने में हिराको को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से वो उन्हें भी अपने गाँव में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद हिराको सारे टीम्स के लीडर को यहाँ पर बुलाता है और कहता है कि पहले वो इस जगह पर अकेले ही
रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे ये जगह बहुत बड़ी हो चुकी है और यहाँ पर काफी सारे मेंबर्स भी आ चुके हैं, इसलिए वो अपने गांव का नाम रखना चाहता है, जिस वजह से वो उनसे सजेशन चाहता है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी एक अच्छा नाम नहीं सूझ रहा था। लेकिन तभी ज़ाबुटान और कुरु एक बड़े से दरवाजे को खोलने लगते हैं और उसे खोलने के बाद वो उस पेड़ को देख लेता है जहाँ से उसकी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जिसके बाद वो सभी लोगों को वहाँ पर बुला लेता है और उस गाँव का नाम ग्रेट ट्री विलेज रख देता है। जिसके बाद लोग हिराकू को मेयर के नाम से पुकारने लगते हैं, जिसे सुनकर हिराकू थोड़ा डर जाता है। लेकिन तभी लूसी कहती है कि तुमने ही तो इन सारी चीजों की शुरुआत की है, तो तुम्हें यहाँ का मेयर तो बनना ही होगा। इसके बाद वो सब लोग मिलकर पार्टी को स्टार्ट कर देते हैं और सभी ने पहली बार वाइन पिया है, जिस वजह से उन्हें बहुत मजा आने लगता है। लेकिन तभी टिया यहाँ पर नोटिस करती है कि हिराकू अकेले ही खड़ा हुआ है, जिस वजह से वो उसे अपने पास बुला लेती है और हिराकू कहता है कि वो जो ये चीजें कर रहा है, एक टाइम पर वो उनका ड्रीम देखा करता था और उसे अब भी यकीन नहीं होता कि वो ये सारी चीजें कर रहा है। अब सर्दियां पूरी तरह से बीत जाती हैं और हिराकू फाइनली उनके गांव का मेयर बन गया है, लेकिन उनकी डेली लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वहां पर एक एंजल आती है और बताती है कि डिमोनिक किंगडम से हमारे साथ कोई मुलाकात करने के लिए आया है। हमें पता चलता है कि वो बेजल है और वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया है और वो असल में उसके टेस्ट को सेटल करने के लिए आया है। हिराकू कहता है कि उसे इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए उसे अपने पार्टनर के साथ इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। लेकिन तभी वो सोचता है कि अब वो इस गांव का मेयर बन गया है, इसलिए उसे इन सारी चीजों को अकेले ही संभालना होगा। हिराकू बताता है कि हर साल वो जितनी चीजों को फार्म करेंगे उनमें से वो 10% का टैक्स उन्हें दे देगा। अब ये सुनकर बेजिल उस पर राजी हो जाता है। अब उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जिसके बाद बेजिल वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और हिराकू की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया है। बाकी विलेज में टैक्स 50 से 60% लिया जाता है, लेकिन उनके गाँव के लिए ये सिर्फ 10% ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें डेमोनिक किंगडम में बेजल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वो बोलता है कि तुम लोगों को पता नहीं कि मैंने किस तरह से अपनी जान को बचाया है। उसके पास एक बहुत ही बड़ी आर्मी है और उसके साथ ही द ग्रेटेस्ट वेम्पायर लूसी भी है और एंजल टिया भी, जिसका मतलब है कि वो उन्हें कभी नहीं हरा सकते। बेजल अब उस गिफ्ट को खोलने लगता है जो कि हिराकू ने उसे दिया था। उसके अंदर से काफी सारे एप्पल निकलते हैं, लेकिन तभी वो उस कपड़े को भी देख लेता है और उन्हें पता चलता है कि इस कपड़े को तो डीमन किंग के स्पाइडर ने बनाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब अगले दिन हिराकू से मुलाकात करने के लिए एक ड्रैगन आता है। वो असल में पास के गांव का एक रूलर है और वो हिराकू के साथ दोस्ती करना चाहता है। गिफ्ट के तौर पर वो एक स्वॉर्ड भी लेकर आया है। अब हिराकू उन्हें घर में आने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और इस ड्रैगन का असली नाम ड्रेन है। अब ड्रेन को हिराकू की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे फोर्स करके वहाँ से ले जाता है। अब उनके पास डेली काफी सारे लोग आने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें वेलकम करने के लिए उन्हें कुछ अलग चीजों को करना होगा। और ज़ाबुटान भी बेल को बजाता तो सभी लिजर्डमैन अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और सारे एंजल्स मिलकर उनके मेहमान को एक कैदी की तरह लेकर आते, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिस वजह से ज़ाबुटान के बोर्ड को चेंज करके एक घंटे को लगा दिया जाता है और लोगों को वेलकम करने के लिए हिराकू और उसके सारे पार्टनर्स जाने वाले हैं। अब इन सारे लोगों को वो अपने गाँव में घुसने नहीं दे सकते, जिस वजह से उनके रहने के लिए उन्हें एक नया घर बनाना पड़ेगा। इसलिए वो 30 लोगों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर बना देते हैं। लेकिन इसके बीच में फिलोरा को उन सभी के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा जाता है, ताकि कोई भी किसी गलत तरीके का काम ना कर सके। कुछ दिनों के अंदर ही उनके नए मेहमान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके लीडर का नाम जर्फ है और ये लोग हाउलिन विलेज से आए हैं। हाउलिन विलेज एक ऐसा विलेज है जहाँ पर लोग हंटिंग और माइनिंग करके अपना टाइम बिताते हैं। और इससे पहले वो अपने पड़ोसी देश से ट्रेडिंग किया करते थे, लेकिन किसी रीजन के चलते उन्हें अपना ट्रेडिंग बंद करना पड़ा। इन लोगों को असल में बेसमेंट कहा जाता है और ये लोग हिराकू विलेज के साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन तभी लूसी यहाँ पर कुछ और लोगों को लेकर आती है और कहती है कि ये दोनों हमारे विलेज के झाड़ियों में छुपे हुए थे और उनके गांव में इस तरह की चीज को बहुत ही बड़ी बेइज्जती माना जाता है। लेकिन हिराकू उन्हें अपने गाँव में आने की परमिशन दे देता है। हिराकू नोटिस करता है कि उनके लिए बहुत ही नॉर्मल खाना बनाया गया है और उन्हें किसी भी तरह का वाइन न देने का डिसीजन लिया गया है। अब वो मिलकर काफी सारी बातें करने लगते हैं और वो लड़की बोलती है कि इससे पहले जितने भी लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं वो लोग कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जरूर आते हैं, लेकिन ये लोग अपने साथ में कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं। और इसी के साथ उन्होंने अपने 2 मेंबर्स को भी छुपा रखा था। हो सकता है कि हमारे दुश्मन हो, लेकिन फिर भी हिराकू उन्हें थोड़ा सा वाइन दे ही देता है। उन लोगों से बात करने के बाद हिराकू को पता चलता है कि उन्हें पता नहीं था कि ये गाँव सेफ है भी या नहीं है। उन्होंने अपने 2 मेंबर्स को साइड में ही छुपा दिया था ताकि हमें कुछ
हो जाए तो वो लोग अपने गांव जाकर सभी को अलर्ट कर दें। अब अगले दिन उन दोनों के बीच में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैक बताता है कि उसके पास घर को सजाने की काफी सारी चीजें हैं जो वो उन्हें दे देगा, लेकिन बदले में वो हिराकू के खाने को ट्रेड करेगा। लेकिन इसके लिए हिराकू को उनके गाँव में जाना होगा जिससे कि वो दोनों गाँव ही आपस में अच्छे से ट्रेड कर सके। हिराकू उसके लिए मान जाता है और वो लोग जाते वक्त हिराकू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि इससे पहले वो इतने आलीशान विलेज में कभी नहीं गए, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि ऐसे गांव में आने से पहले कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आना पड़ता है। लेकिन असल में वो लोग बहुत गरीब हैं और उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर भी जब जैम अगली बार वहाँ पर आएगा तो वो उसे गिफ्ट लाने का वादा करता है। अब कुछ दिनों बाद टिया, ड्राइम और विजट मैन मिलकर वहाँ ट्रेड करने के लिए जाने लगते हैं और हिराकू भी वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन उनके मेयर को वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। और असल में ड्राइम पहली बार आने के बाद से ही बार बार उनके पास आने लगा था और हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जरूर आता और इस वजह से लड़कियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस काम के बदले में हिराकू ने उसे एक बैरल वाइन देने का डिसीजन लिया है। वो लोग ड्राइम के पीछे बैठकर इस गांव में पहुंच जाते हैं। पहले तो ये लेक बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे, इस वजह से कोई भी उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन वो लोग उन्हें थोड़ी सी चीजें टेस्ट करने के लिए दे देते हैं और उन्हें वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और जल्द ही उनका सारा खाना बिक जाता है। अब टिया सारा ट्रेडिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि उस गांव की लड़कियां हमारे गांव में आना चाहती हैं। हिराकू बोलता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के साथ उन्हें कुछ लड़कों को भी वहाँ पर लाना होगा। जिसके बाद वो लोग उनके गाँव में पहुँच जाते हैं और इस लड़की का नाम साना होता है। वो कहती है कि हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार है, बस उन्हें इस गाँव से मत निकालना। हिराकू बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस गांव से तुम्हें कोई भी नहीं निकालेगा। अफसाना अपने साथ कुछ लड़कों को भी लेकर आती है, लेकिन वो असल में बच्चे होते हैं। इसके बाद वो लड़कियां उनके विलेज को ज्वाइन कर लेती हैं और उन्हें वहां पर काफी मजा आने लगता है। अब हमें पता चलता है कि ये बीस्ट गर्ल मैजिक टेक्निक का भी यूज कर सकती है। तभी हिराकू को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मैजिक टेक्निक का यूज करना आता है, सिर्फ हिराकू ही है जिसे मैजिक यूज करना नहीं आता। तभी वहाँ पर एक एंजल आती है और बताती है कि ग्रैपलर बियर और वाइपर जंगल के बीच फाइट कर रहे हैं। इसके बाद हिराकू उन दोनों को रोकने के लिए चला जाता है और एक हिट में ही उन दोनों को खत्म कर देता है। अब वो सोचता है कि अगर इनके मीट को ऐसे ही रखा जाएगा तो ये मीट वेस्ट हो जाएगा, जिस वजह से वो सारे मीट का खाना बनाने लगता है। वाइपर के मीट का टेस्ट चिकन की तरह होता है और बियर का मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जिसके बाद हिराकू साना के पास जाकर उसे मेयोनीज बनाने का तरीका बताता है, लेकिन इसे करने के दौरान साना अपने घर को 3 बार ब्लास्ट कर देती है। जिसके बाद हिराकू उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। और मेयोनीज बनाने के असल में 2 तरीके हैं। पहले बहुत सारे बीन्स लेकर उन्हें अच्छे तरीके से पीस लेना है, जिसके बाद उन्हें कई महीने तक उन्हें स्टोर करके रखना होगा, इसलिए वो अपनी पहली टेक्निक का यूज करने वाले हैं। इसके लिए उन्हें एग की जरूरत है। अब उन्हें एग के अंदर साल्ट और विनेगर को मिला के उसे बहुत देर तक मिक्स करना होगा और इसी तरीके से उनका मेयोनीज बनकर तैयार हो जाता है, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके विलेज में गेस्ट उनसे मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने हिराकू के वाइन का नाम बहुत ही ज्यादा सुना है, इसलिए वो लोग वाइन को पीने के लिए ही आए हैं। लेकिन उनके विलेज के मेंबर्स वाइन को फ्री में देना नहीं चाहते थे। तब वो लोग बताते हैं कि उन्होंने उनके फार्म को देखा है और उन्हें पता चला कि वहाँ पर कई सारी अलग अलग चीजों को उगाया जाता है और उनके पास कुछ यूनिक टेक्निक्स है जिसका यूज करके अलग अलग एल्कोहल को बना सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी यूनिक टेक्निक का यूज करके कुछ अलग तरीके के जूसेस को बनाने लगते हैं और ये जूस एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके बाद ये लोग जूस को क्रिएट करने की वजह से एक पार्टी को करने लगते हैं और उनकी इन पार्टी को ड्राइम भी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन तभी हिराकू को रियलाइज होता है कि ये उनके विलेज के सबसे पहले अडल्ट मेंबर हैं। अब हिराकू उनसे पूछता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं क्या उनमें से कोई उन्हें पसंद आया। वो कहता है कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटी हैं। उसे अपनी ही उम्र की लड़कियां पसंद है और उनके साथ उनकी मूछें भी होनी चाहिए। अब अगले दिन हिराकू यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने से एक ड्रैगन उनके विलेज की ओर आने लगता है। लेकिन तभी ड्राइम बीच में आकर उस ड्रैगन को रोक देता है। लेकिन तभी एक और ड्रैगन उनके विलेज की ओर तेजी से आने लगता है, जिसे देखकर हिराकू अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हिराकू अपने दूसरे अटैक को करने ही वाला था, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बीच में ही रोक देता है। अब उन्हें पता चलता है कि ड्राइम अपनी फैमिली को बिना बताए हिराकू के विलेज में आया करता था और यहाँ पर आकर
पार्टी किया करता था, लेकिन उनकी फैमिली को लग रहा था कि ड्राइम का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों ड्रैगन ड्राइम की बेटी और वाइफ हैं। उसकी बेटी का नाम लास्टेस मून है और बीवी का नाम ग्राफेस मून है। अब ड्राइम अपनी फैमिली को बताता है कि ये विलेज असल में बहुत पावरफुल है और उन्हें डर था कि ये विलेज उन्हें सन पास करके उन्हें खत्म कर सकता है, जिस वजह से वो इस गांव के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे से रखना चाहते थे और इसीलिए वो हमेशा इस विलेज में मुलाकात करने के लिए आया करते थे। लास्टी अपनी मोम से कहती है कि उसका स्पीयर अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अगर आप सही टाइम पर वहाँ से नहीं हटे होते तो आपका खेल खत्म हो गया होता, लेकिन ग्राफल कहती है कि ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे वहाँ से हटने का मौका ही नहीं मिला। असल में उसको यहाँ पर एक पुराना दोस्त है ज़ाबुटान, जिसने उसे बचाया है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि लास्टी यहीं पर रुककर उनके ऊपर रिसर्च करने वाली है और स्पेशली उनकी मिलिट्री बेस और उनकी फोर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिटेल लेने वाली है। अब हिराको को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से उसे गाय दूध देना बंद कर देते हैं और ड्रैगन से उसके दोस्त को भी बहुत डर लग रहा था। अब लास्टी को यहाँ के बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उससे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अब हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, जिस वजह से हिराको उसे रिसेप्शनिस्ट का काम दे देता है। बेजल उनके साथ और इनका ट्रेड करने के लिए आया था, लेकिन वो लास्टी को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। बेजल अपने कैस्टल में जाने के बाद उन्हें इस ड्रैगन के बारे में भी बता देता है और इसका मतलब है कि ये लोग इस विलेज को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। अब अगले दिन बेजल अपनी बेटी से कहता है कि उनके पास एक इम्पोर्टेड काम आ चुका है। उनका जो पड़ोसी देश है वो प्रति दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिस वजह से उसे वहाँ जाकर उनकी छानबीन करनी होगी और स्पेशली उनकी मिलिट्री फोर्स के ऊपर। फिलोरम उनके विलेज में पहुंच जाती है। वो देखती है कि ये तो एक नॉर्मल विलेज है, लेकिन यहाँ पर घुसने के बाद उसकी पहली मुलाकात ही लास्टी से होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है इतने पावरफुल ड्रैगन उसे शुरुआत में ही देखने को मिल गए तो इसके अंदर और कितने लोग होंगे। जिसके बाद फिलोरम अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर देती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर बीस्ट मैन और लिजर्ड मैन रहते हैं और साथ में एंजल ऑफ टिया और वेम्पायर प्रिंसेस भी हैं। ये देखकर फिलोरम काफी हैरान होती है और कहती है कि इतने सारे पावरफुल लोग एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन तभी वो यहाँ पर इन्फर्नल बुल्फ, डीमन स्पाइडर, हाई रैंकिंग एल्फ और किलर एंजल को भी देख लेती है और सोचती है कि अगर हम अपने पड़ोसी देशों की मदद लेते हैं और इनके ऊपर अटैक करते हैं तो फिर भी हम इन लोगों को कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन तभी वो सोचती है कि इन सबसे पावरफुल भी एक पर्सन यहाँ पर रहता है जिसे कि मेयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी उसकी मुलाकात उससे नहीं हुई है। लेकिन तभी यहाँ पर हिराको पहुंच जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए। लोरेम कहती है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है और वो सोचने लगती है कि इतने सारे पावरफुल लोगों के बीच में ये आम इंसान क्या कर रहा है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेयर है, जिसे वो काफी समय से ढूंढ रही थी। लास्टेस मून उसे बताती है कि उस आदमी ने एक अटैक में ही मेरी मॉम को लगभग खत्म ही कर दिया था। ये सुनकर फिलोरम डर जाती है और बोलती है कि मैंने तो उससे बहुत ही रूड तरीके से बात की थी, अब मेरा क्या होगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।